चलो तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, और फिर खत्म। देखो, ब्लॉक ए विद मास 100 kg, तो ये एक ब्लॉक बना है। ये चलो पहले पढ़ लेते हैं, फिर डायग्राम बाद में देख लेते हैं। एक ब्लॉक ए है, उसका मास 100 किलो है, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन अनदर ब्लॉक बी ऑफ मास 200 kg। तो ये डायग्राम भी गिवन है क्वेश्चन में कि एक ए है 100 किलो का ब्लॉक, वो रखा हुआ है ऊपर रेस्ट पर। एक बी ब्लॉक है, ये नीचे वाला, और इसका मास है 200 kg, ठीक है, as shown in the figure, ठीक है। A horizontal rope tied to the wall holds it। ये ए वाले से ना एक रोप बंधी हुई है, एक स्ट्रिंग है अटैच्ड, तो वो वॉल से अटैच्ड है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये जो ए ब्लॉक है और ये जो बी ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में, मतलब यहां पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.2 है, ठीक है। while the coefficient of friction between B and ground is 0.3। तो ये B है और ये ग्राउंड है, इनके बीच में क्या है कोफिशिएंट 0.3, ठीक है। द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स F टू स्टार्ट मूविंग द ब्लॉक B। इस ब्लॉक B पर F फोर्स लगा के इसको मूव कराना है, तो मिनिमम कितना फोर्स लगाना चाहिए हमें सो दैट कि ये ब्लॉक बी मूव करने लग जाए, ठीक है। अब वैसे तो ये आसान क्वेश्चन लगता है देखने में, बट इसको आप अगर समझोगे ना तो इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ में आएंगे। देखो, सबसे पहले आप एक काम करो कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसके? इन दोनों ब्लॉक्स के। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब सारे फोर्सेस बना दो उन पर, ठीक है। आ जाओ, तो ये बताओ, ये है ब्लॉक ए, ठीक है। इस ब्लॉक ए पर लगने वाला सबसे ऑब्वियस फोर्स इसका वेट mg डाउनवर्ड्स, ठीक है, ओके। ये ब्लॉक अगर इस ब्लॉक बी को दबा रहा है या प्रेस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लॉक बी भी इसको प्रेस कर रहा होगा। उसी को हम क्या बोलते थे? नॉर्मल रिएक्शन। तो ब्लॉक ए प्रेस कर रहा है बी को, तो बी प्रेस करेगा ए को, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, N1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और कोई फोर्स? हाँ, और भी फोर्स होंगे। कौन से? चलो पहले जो दिख रहा है वो बनाते हैं, फिर जो बाद में समझ में आएगा वो बाद में बना देंगे। ये रस्सी है ना ऐसे अटैच्ड, तो रस्सी में क्या होती है हमेशा? टेंशन। ऐसे एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। और तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, अभी बनाएंगे अगर समझ में आएगा तो, ठीक है। अब आ जाओ अपने काम के ब्लॉक पर, ब्लॉक बी पर। इस पर बताओ कौन से फोर्स लग रहे होंगे? एक तो इसका वेट डाउनवर्ड, कितना वेट, मास कितना है इसका? 200 किलो, तो वेट कितना होगा? 200 g, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात। ऐसा हमें लगता है कई बार कि ये वाला जो ब्लॉक है वो इस वाले ब्लॉक को प्रेस करता है अपने वेट के बराबर। समझ आया क्या? नहीं समझ आया? ये सुनो, देखो, ये बताओ, ये N1 फोर्स कहां से आया है? कौन लगा रहा है N1 फोर्स? तुम बोलोगे N1 फोर्स इस वाले ब्लॉक पर जो नीचे सरफेस है, मतलब जो ब्लॉक बी है, वो लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो न्यूटन सर के थर्ड लॉ से क्या बोलते थे हम लोग कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर इस वाले ब्लॉक पर ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ N1 फोर्स लगा रहा है, तो ये वाला ब्लॉक
इस वाले ब्लॉक पर उतना ही फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा होगा ना। हाँ, तो अगर ऊपर की तरफ N1 फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ ये ब्लॉक इस ब्लॉक पर N1 फोर्स लगाएगा। इस चीज को समझने में कभी कभी थोड़ा अजीब लगता है। मैं बताऊं अजीब क्या लगता है। एक्चुअली मुझे भी ये चीज समझने में परेशानी होती थी अपने बचपन में, मतलब जब मैं करता था प्रिपरेशन उस टाइम पे। देखो हमें डाउट क्या आता है, हमें डाउट आता है कि ये जो ब्लॉक है ना, ये अपने वेट के बराबर फोर्स लगा रहा होगा। तो हम यहाँ पे 100G बनाने लगते हैं, वो करना गलत है। एक्चुअली जैसे मान लो मैं हूं, ठीक है, और मैं अगर खड़ा हूं ऐसे, तो मेरा जो वेट है वो एक डाउनवर्ड फोर्स है ना, वो किस पर लगता है, मुझ पर लगता है। तो अगर इस वाले ब्लॉक पर आप फोर्स बना रहे हो तो इसका वेट 100G यहां पे लगाओगे, इसमें नहीं लगा दोगे 100G। ऐसा बहुत बार होता है कंफ्यूजन कि हम नीचे लगाते हैं 100G, इस पे भी लगा देते हैं 100G। नहीं, वो गलत है। इस पर लगेगा फोर्स, इसका वेट डाउनवर्ड, ये प्रेस करेगा सरफेस को, सरफेस इसको करेगा प्रेस N1। तो अगर सरफेस इसको प्रेस कर रहा है N1 से, तो ये वाला ब्लॉक नीचे वाले सरफेस को प्रेस करेगा N1 से। डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन दोनों की सेम होती है। अगर ये N1 से इसको प्रेस कर रहा है तो ये इसको N1 से प्रेस करेगा। ऐसे बनाए जाते हैं नॉर्मल रिएक्शन वाले फोर्सेस। ठीक है, आ गया समझ। आगे सुनो, और बताओ और कौन सा फोर्स होएगा। अरे ये वाला ब्लॉक सरफेस पे रखा है ना, तो ये ब्लॉक सरफेस को प्रेस कर रहा होगा, तो सरफेस इसको प्रेस कर रहा होगा, तो एक नीचे से भी तो नॉर्मल रिएक्शन आ रही होगी ऊपर की तरफ। मान लो उसका नाम N2 है, ठीक है। ये तो बन गए सारे वर्टिकल फोर्सेस। चलो अब बिहेवियर देखते हैं इस ब्लॉक का कैसा होगा अगर इस पर एक थोड़ा सा फोर्स लगाया जाए। तो ये बताओ इस वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स, मतलब क्वेश्चन क्या, पहले वो पढ़ो। क्वेश्चन में है कि मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स बताओ जो इस पे लगाना है सच दैट ये मूव करने लगे। तो यार तुम अगर थोड़ा फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ना, तो फ्रिक्शन रोकेगा। कहाँ को फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में। देखो फ्रिक्शन की अगर कभी भी आपको डायरेक्शन बतानी हो कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको बताने का ना एक सिंपल तरीका होता है। आप मान लिया करो कि ये जो सरफेसेस हैं ये स्मूथ हैं। फॉर वन मोमेंट आप ये एज्यूम कर लो कि फ्रिक्शन है ही नहीं। कर सकते हो ना एज्यूम, ठीक है। अब सोचो अगर यहां पर और यहां पर, यहां पर और यहां पर दोनों जगह फ्रिक्शन नहीं है या नहीं होता, तो जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाते F नीचे वाले ब्लॉक पे, ये ब्लॉक आगे की तरफ मूव करने लगता, क्योंकि इस फोर्स F को बैलेंस करने वाला कोई होता ही नहीं ना। समझ में आ रहा है। जो बाकी जो फोर्सेस हैं ये वाले, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में। अगर ये सारा सरफेस स्मूथ होता तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी फोर्स लगाते ना, ये वाला ब्लॉक आगे मूव करने लगता, स्मूथ के केस के लिए। अच्छा, बट स्मूथ नहीं है, तब क्या होता है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये देखो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड क्या क्या इसको देख के क्या बोल रहा होगा ग्राउंड, ग्राउंड बोल रहा होगा यार ये ब्लॉक बी तो आगे जा रहा है, मैं तो जा नहीं रहा हूं। तो रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ब्लॉक आगे जा रहा है ना। तो ग्राउंड कहता है मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम कैसे जा रहे हो। तो वो इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, कौन, ये ग्राउंड इस ब्लॉक पर। चलो इसको मैं कुछ FR1 बोल देता हूं।
ठीक है, ठीक है। ये वाला मान लो सब कुछ स्मूथ होता, तुम इसमें फोर्स लगाते तो ये आगे जाने लगता, तो ये क्या बोलता, अबे यार मैं तो जा नहीं रहा हूं, तुम कैसे आगे जा रहे हो, मैं तो बंधा हुआ हूं रस्सी से। तो ये कहता है अगर मैं नहीं जा रहा हूं और तुम जा रहे हो तो इसके रिस्पेक्ट में फिर ये ब्लॉक मूव करने लग गया ना। हाँ, तो फिर ये क्या करता, ये चाहता कि मैं नहीं जा रहा हूं तो तुम भी मत जाओ, तो ये भी क्या करता, पीछे की तरफ एक फोर्स लगाने लगता। Fr2 मान लो उसको, ठीक है। तो ऐसे बना लेते हैं हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन। सच में यहां पे कोई ये ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है, सच में तो मूवमेंट हो ही नहीं रहा है ना, हमें तो मिनिमम फोर्स निकालना है जो इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए चाहिए। बट कभी भी आपको डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो आप बस क्या करना कि 1 मिनट के लिए सब कुछ स्मूथ मान लेना। जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत ऑब्वियस है बट शायद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लो ये है, ऐसे कोई टेढ़ा सा सरफेस है, इस पे मान लो मैं एक ब्लॉक रख दूं, ठीक है। अब हो सकता है कि ये ब्लॉक रेस्ट पर हो, कैसे हो, रेस्ट पर, ठीक है। तो ये ब्लॉक अगर रेस्ट पर होगा तो इसके सारे फोर्सेस बैलेंस हो रहे होंगे ना। हाँ, तो बताओ इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो नीचे लगेगा mg, मान लो ये थीटा है, mg साइन थीटा, ठीक है, यही फोर्स लगेगा। अब कोई आपसे पूछे बताओ फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो आप ना पहले मान लो कि ये फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, तब बताओ अगर ये स्मूथ होता तो आप इसको छोड़ देते, और नीचे तो फ्रिक्शन है नहीं, तो सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, कौन, mg साइन थीटा, तो ये नीचे आने की टेंडेंसी रखता ना। हाँ, बट फिर ये बेचारा ये वेज क्या बोलता, ये बोलता यार मैं तो जा नहीं रहा हूं और तुम जा रहे हो ब्लॉक ऊपर मेरे, तो तुम भी मत जाओ। तो वो क्या करता, इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता। तो कैसे करता अपोज, वो इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगा देता, ठीक है। वो कहता ये जो ब्लॉक है ये बोलता कि हे सॉरी, ये जो वेज है, जो टेढ़ा वाला सरफेस है, ये इस ब्लॉक को देखकर बोलता कि यार मैं तो स्टैटिक हूं, मैं तो मूव नहीं कर रहा हूं, और ये नीचे जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए, या तो मैं भी चलूं तब तुम चलो, और अगर मैं रुका हूं तो तुम भी रुके रहो। तो ये कोशिश करता है इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए। तो ये वाला ब्लॉक सॉरी, ये वाला वेज इस ब्लॉक पर जो फोर्स लगाता, जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाता, वो कहां लगाता, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बस अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो mg साइन थीटा और fr एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये रेस्ट में है, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या हुई, बैकवर्ड, ठीक है। आसान है वैसे, ये तो ऑब्वियस है, बट अभी कवर अच्छा क्वेश्चन मिलेगा अगर कभी, तो डायरेक्शन थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लोग पूछते हैं बताओ डायरेक्शन क्या होगी स्टैटिक फ्रिक्शन की, काइनेटिक की तो आसान होती है, काइनेटिक में तो ब्लॉक मूव कर रहा होता है, तो मूव जहां कर रहा है उसके ऑपोजिट होता है हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन। बट स्टैटिक में देखना होता है तो इसमें टेंडेंसी देखनी होती है कि ब्लॉक की टेंडेंसी क्या है। तो यहां पे अगर ब्लॉक को छोड़ दें स्मूथ सरफेस रख के, तो इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, तो बस टेंडेंसी के ऑपोजिट लगना है, ऐसे भी आप ध्यान कर सकते हो। यहां पे अगर देखो, अगर ये और ये स्मूथ करते हैं तो अगर इस पे कोई फोर्स लगाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, आगे जाने की, तो ये भी इसको पीछे खींचेगा और ये भी इसको पीछे खींचेगा, तो फ्रिक्शन पीछे बनाया जाएगा, ठीक है। हो गया बकवास, चलो इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब चलो यहां सुनो, तो हमने बना दिया पीछे फ्रिक्शन, ठीक है, और इस पर ही एक फोर्स F लग रहा है आगे। आपसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम फोर्स F क्या होना चाहिए इस ब्लॉक को B को मूव कराने के लिए।
तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो पीछे लगता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ मैक्सिमम कितना लग सकता है, बस वो पता कर लेते हैं। ये दोनों पहले तो यही कोशिश करेंगे ना, ये वाले सरफेस कि ये मूव नहीं करे, तो ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक लगा पाएंगे। बट अगर हम फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा लगा देंगे तो फिर ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? मिनिमम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शंस के बराबर या लिमिटिंग फ्रिक्शंस के बराबर। ठीक है, आ जाओ करते हैं। एक फोर्स और रह गया बनाने के लिए, कौन सा वाला? ये वाला। ये बताओ, ये जो Fr2 फोर्स है ये कौन लगा रहा है इस वाले ब्लॉक पर? ये वाला ब्लॉक ए लगा रहा है ना। तो अगर सोचो ये ब्लॉक ए इस ब्लॉक बी पर पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से अगर ये ब्लॉक ए बी पर पीछे फोर्स लगा रहा है तो ब्लॉक बी ब्लॉक ए पर आगे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। तो यहां पे एक और फोर्स बनाना पड़ता है Fr2। यहां पे Fr2 किसने लगाया? इसने। तो ये इस पे भी लगाएगा Fr2, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। अब बन गए हैं सारे फोर्सेस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? मिनिमम फोर्स F। तो F मिनिमम क्या होगा बताओ? जो दोनों फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके बराबर। तो वो हो जाएगा Fr2 प्लस Fr1। मैं चलो बगल में लिख दे रहा हूं कि इनकी लिमिटिंग वैल्यू लिखनी है। इन दोनों की क्या लिखनी है? लिमिटिंग वैल्यूज। मतलब मैक्सिमम Fr1 और मैक्सिमम Fr2 क्या लग सकता है वो लिखना है। ठीक है, अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है? Fr2 क्या है? ये है Fr2। फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है उसका हमने फॉर्मूला लिखा है ना, Fl का क्या लिखा है? म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ये पढ़ा है ना फॉर्मूला? ठीक है, तो Fr2 अगर निकालना है मतलब इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच का अगर फ्रिक्शन निकालना है तो म्यू क्या लेंगे? इनके बीच का ही लेंगे ना। तो इसके लिए लिखो म्यू ए बी। म्यू ए बी का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कौन सी लोगे? जो इन दोनों के बीच में है, क्या है? N1। ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को N1 से प्रेस करता है, ये ब्लॉक इस ब्लॉक को N1 से प्रेस करता है। तो जिस सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है, इन दोनों सरफेस के बीच में लग रहा है ना फ्रिक्शन, तो उसी सरफेस का लेना है आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और उसी सरफेस के लिए लेनी है नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे N1 लोगे प्लस Fr1 जल्दी लेते हैं, आ जाओ। Fr1 कहां पे लग रहा है? ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में। तो अब बताओ म्यू क्या लोगे? म्यू बिटवीन ब्लॉक बी एंड ग्राउंड इनटू नॉर्मल रिएक्शन। बताओ ये वाला ब्लॉक और ग्राउंड इनके बीच में क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये देखो N2 है, ये ग्राउंड जो है ना वो N2 से इसको ऊपर प्रेस कर रहा है, ऊपर की तरफ N2 लगा रहा है सिंपल। और ये ब्लॉक भी ग्राउंड पर N2 फोर्स लगा रहा होगा, बट हम ग्राउंड का नहीं बनाते हैं कभी, क्योंकि ग्राउंड कभी मूव नहीं करता है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या है ब्लॉक के और ग्राउंड के बीच में? N2। अब जल्दी इनकी वैल्यू पुट कर दो। म्यू ए बी की वैल्यू क्या दी है? 0.2। N1 की वैल्यू, अरे जल्दी फोर्स बैलेंस कराओ ना। यहां पे क्या होगा? N1 इज इक्वल टू 100G। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन हो ही नहीं रहा है। मोशन तो हॉरिजॉन्टल में हो सकता है ना,
तो वर्टिकल के तो फोर्स बैलेंस होंगे ना, इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए। ठीक है, जल्दी यहां फोर्स बैलेंस करो। तो नीचे कौन लग रहा है, N1 और 200, ऊपर कौन लग रहा है, N2। तो N2 विल बी N1 प्लस 200G, और N1 क्या है, 100G। तो कितना हो जाएगा, 300G। तो N1 N2 दोनों आ गए ना, जल्दी वैल्यू पुट कर दो। N1 है 100G, ये वाला म्यू क्या है, 0.3। N2 क्या है, 300G। जल्दी इंटू करो, ये कितना आएगा, 0.2 इंटू 120, और जी को चलो 10 ले लेते हैं, 200, और ये आएगा 900, सॉरी 1100 न्यूटन्स। ये आ गया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। तो इस ब्लॉक पर इस तरफ से और इस तरफ से जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है स्टैटिक वाला, वो कितना है, 1100 न्यूटन। तो अगर आप मान लो फोर्स लगाओगे 1100 न्यूटन से ज्यादा, तो ऑब्वियसली ये मूव करने लग जाएगा ना। बस वही आंसर है कि अगर F 1100 न्यूटन से ऊपर हो जाएगा तो ये ब्लॉक मूव करने लग जाएगा। पक्का समझ आ गया, ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, सुनो, बहुत मजेदार। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं। अब उस चीज को समझाना आसान है। देखो, ऐसे सोचो, अगर मान लो इस ब्लॉक ए को ये रस्सी से नहीं बांधा होता, मान लो ये रस्सी नहीं होती, तो ये टेंशन फोर्स नहीं होता ना। हाँ, बाकी सब फोर्स तो होते ना, ये Fr2 तो होता ना तब भी। हाँ, तब बताओ क्या होता, मान लो ये नहीं है, इस वाले ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लगता फिर, Fr2 लगता ना। क्या उसे कोई बैलेंस करता, नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में Fr2 को कोई बैलेंस नहीं करता। तो फिर ये वाला ब्लॉक मूव करने लगता ना, क्योंकि इसके फोर्स बैलेंस नहीं होते। हाँ सही बात है, कौन मूव कराता, फ्रिक्शन। या तो इस ब्लॉक को फ्रिक्शन मूव करा देता, अगर ये रस्सी नहीं बांधी होती तुमने तो। तुमने देखा भी होगा ऐसे, कभी मान लो एक बुक है, उसके ऊपर कोई छोटा सा आर्टिकल रख दो और बुक को पकड़ के खींचो, तो वो आर्टिकल जो ऊपर रखा होता है, मान लो आपने कोई छोटी सी बुक रख दी ऊपर, मान लो एक बड़ी सी बुक है और ऊपर एक छोटी सी बुक है, तो अगर आप बड़ी सी बुक को पकड़ के खींचते हो तो छोटी वाली बुक भी साथ में खींचती है ना। हाँ, अगर आप बहुत तेज खींच दोगे तो वो वहीं पे गिर जाती है फिर। बट अगर आप धीमे 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 मूव करते हो तो जो छोटी वाली बुक ऊपर रखी होगी वो भी तो आगे मूव करती है। कौन मूव कराता है उसे, फ्रिक्शन मूव कराता है। तो अगर हम लोग ऐसे बोलने लग जाएं कि फ्रिक्शन ऑपोजेस मोशन, तो वो तो गलत हो जाएगा ना फिर। इस छोटे वाले ब्लॉक को या उस बुक को, छोटी वाली बुक को कौन मूव कराता, फ्रिक्शन मूव कराता। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, ये गलत है। कभी कभी फ्रिक्शन चीजों को चलाता भी है, जैसे कि आपकी छोटी वाली बुक जो बड़ी बुक के ऊपर रखी है। या इस केस में अगर आपने इसको बांधा नहीं होता वॉल से, तो इस ब्लॉक को कौन मूव कराता, फ्रिक्शन। ठीक है, बट यहां पर बिकॉज आपने बांध दिया है, तो अब टेंशन और फ्रिक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, तो ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा आपको जो बताने का पर्पस था इसके पीछे वो ये कि ये मत याद कर लेना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जब, इंटरेस्टिंग चीज सुनो, जब मान लो एक बड़ी सी बुक है और उसके ऊपर एक छोटी सी बुक है, तो अगर आप बड़ी वाली बुक को धीमे धीमे खींचते हो तो छोटी वाली बुक भी खींचती है धीमे धीमे। तो फ्रिक्शन उसको आगे चलाता है ना, ऊपर छोटी वाली बुक को। पता है क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं चाहता
कि बड़ी वाली बुक और छोटी वाली बुक के बीच में रिलेटिव मोशन हो, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर नहीं चलनी चाहिए। अगर चले तो दोनों चलें। जैसे अगर आप बड़ी वाली बुक को खींच रहे हो और छोटी वाली भी चल रही है आराम से, तो फ्रिक्शन को इसमें कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग हमेशा ऐसे बोलते हैं कि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को नहीं। ध्यान रखोगे? ऐसे आगे एग्जाम्पल और आते रहेंगे तो मैं आपको बार बार इस चीज को याद दिलाता रहूंगा। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन और हो गया है। अब आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे टाटा बाय बाय, टेक केयर।